स्टार्टेड। तो ये बेसिकली मैं आप लोगों को ऐसे पे थोड़ा सा गाइडेंस वगैरह एक अपनी जो एक थोड़ी सी लिमिटेड जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से मैं आपको थोड़ा शेयर कर देता हूँ। सो द फर्स्ट थिंग कि जो आपने प्रैक्टिस की है इसको कहते हैं 10 मिनट्स प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई यूज टू डू दिस अलॉट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन एंड लेट मी टेल यू वन फैक्ट that I only wrote full length essays or attempted full length essays, you can say, in the exam paper। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में मैंने लिखे थे पूरे फुल फ्लेज। उससे पहले मैंने पूरे फुल फ्लेज एसेज नहीं लिखे। द मैक्सिमम पेजेस आई कुड रोट वर 8 एंड दैट लाइक कंज्यूम्ड अराउंड कितने 3 घंटे ले लिए थे, जो मैं प्रैक्टिस में पहले एक दफा मुझे शौक चला था तो मैंने वो लिख लिया था। सो यू कैन सी कि इन एग्जाम देयर विल बी लाइक नेचुरल आपका स्टेमिना होगा, आपकी स्पीड होगी। सो अगर आप कोई चीज यहाँ पे 1 घंटे में लिख सकते हैं तो एग्जाम में बिलीव मी यू कैन इजीली राइट इट इन 40 मिनट्स। ओके, सो विद द सेम राइटिंग एंड एवरीथिंग विल बी सेम, बट योर स्पीड वुड बी डेफिनेटली फार मोर एज कम्पेयर टू योर स्पीड इन दीज प्रैक्टिस सेशंस। सो इससे आपको हेल्प क्या होगी, ये जो 10 मिनट्स प्रैक्टिस है। सो मोस्टली आप लोगों ने कईयों का क्वेश्चन होगा कि ये तो इस पे डाटा नहीं पता, इस पे मैं क्या लिखूंगा या लिखूंगी, और मतलब क्या इस पे मैं करूंगी, तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है अभी, आई थिंक आप लोग किस में है, नवंबर में है, और आप लोगों ने काफी अच्छी तैयारी कर लिया बाकी चीजों की, ठीक है। करंट अफेयर आपका साथ साथ अगर मैं अच्छी तरह समझा सकता हूँ तो हो जाएगा, नहीं समझाऊंगा तो आप खुद ही कर लेंगे, काफी जीनियस लोग हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना डेली ये प्रैक्टिस किया करनी है, सही है। इसको आपने डेली हैबिट बना लेनी है कि आपने क्या करना है, पास पेपर ओपन करना है। पास पेपर आप ओपन करेंगे, सही है। एक पास पेपर, कोई भी पास पेपर सीएसएस का ओपन कर लें, एक रैंडम उसमें से टॉपिक निकाल लें, और रैंडम टॉपिक में से आप एक जो है वो ऐसे निकाल लें, और उस पे ये आपने आउटलाइन बनाया करनी है, ठीक है। नो मैटर इफ यू हैव रिक्विजिट डाटा, इनफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन और नॉट, जस्ट ट्राई टू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस। सो इट विल हेल्प यू इन ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो इससे क्या होती है, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, मतलब आपका जो पेपर में आपने, मतलब नॉट ओनली इन ऐसे बट इन एवरी पेपर, आपके पास चाहे पाकिस्तान अफेयर का पेपर हो, करंट अफेयर का हो, इस्लामियात का हो, या आपके ऑप्शनल्स हो, या इवन ऐसे आपका इटसेल्फ, तो आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा कि आप सोचेंगे और चीजों को निकालेंगे। सो यू नीड टू डू दिस प्रैक्टिस। आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्म कर लें रफ साइड पे, और उसमें से निकाल लें कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपके पास मिल रहा है। सो याद रखें कि एग्जाम में हमारे पास सारी चीजें रिकॉल नहीं कर सकते, काफी चीजें होती हैं जो एग्जाम के बाद याद रह रही होती हैं, एंड दैट इज क्वाइट नेचुरल, और उसका कोई इतना इश्यू नहीं होता। अगर हम दोबारा एग्जाम पे आ जाते हैं तो एग्जाम प्रैक्टिस में आपने क्या करना है, आपने ये 10 मिनट वाली प्रैक्टिस डेली किया करनी है, सही है। अब ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस तो आएगा, मतलब एक अननोन, मतलब ये तो नॉन टॉपिक मैंने समहाउ दे दिया है। अब मैं आपको दे देता फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि 5-6 लोग उस पर कर सकते हैं, मतलब सारे ना कर सकते क्योंकि काफी अनप्रिडिक्टेबल सा टॉपिक है। बट आप अगर ये डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके पास कोई भी टॉपिक होगा तो आपके पास एक ये बिलीव होगा कि आप एक आउटलाइन कंप्लीट लिख सकते हैं, ठीक है। जो मर्जी हो जाए आप आउटलाइन कंप्लीट कर लेंगे, whether you have sufficient information or not। तो ये तो हमने लिख लिया कि आउटलाइन कैसे बनाएंगे। अब इसके बाद दोबारा आप 10 मिनट स्पेंड किया करेंगे, अभी तो नहीं मैं करवाऊंगा, 10 मिनट आप लगाया करेंगे, आप उसमें लगाया करेंगे इंट्रोडक्शन राइटिंग में, सही है। अब इंट्रोडक्शन राइटिंग भी इसी पैटर्न पे करेंगे और सेम इंट्रोडक्शन लिखा करेंगे जो आपने इसमें आउटलाइन में लिखा होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, ठीक है, और इस ये क्या होता है, और कितने लाइंस होती हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब यही क्वेश्चन आ रहे होते हैं, कितने वर्ड्स का होता है, ठीक है, और मतलब कि पेजेस पे कितने जाएगा, ये इस तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। मतलब अब मेरा इसका आंसर ये होता है कि ऐसे जो है ना वो आपकी एक्सपोजिशन है, खुद की इसमें आपकी नॉलेज है, स्किल है। सो यू कैन नॉट मेक इट साइंटिफिक, यू कैन नॉट से कि ऐसे शुड बी ऑफ 10 पेजेस और 12 पेजेस, और इंट्रोडक्शन शुड बी ऑफ like 1.5 page or something। it is your own exposition, so it depends upon your own sentence formulation कि आप सेंटेंस लेंथी बनाते हैं, शॉर्ट बनाते हैं, आप उसमें क्या ऐड करते हैं, क्या नहीं ऐड करते। so we cannot make it scientific, yes, like again I am like giving a disclaimer कि this is my own personal experience and I'm not giving you like template कि आप नहीं फॉलो करना है, you can follow any of your template, but
what I am sharing is my own knowledge and information and experience. So ऐसे आपकी अपनी एक्शन होती है, अपनी स्किल होती है. So you cannot मेक इट साइंटिफिक, यू कैन नॉट मेक इट ऑब्जेक्टिव कि इसमें अगर आपकी आउटलाइन अच्छी है तो आप पास है, इंट्रोडक्शन अच्छा पास है. सो एवरीथिंग मैटर्स, योर राइटिंग, योर आउटलाइन, योर एक्सप्रेशंस. ठीक है. सो हाउ यू राइट, योर स्टाइल, ऑल थिंग्स मैटर इन योर ऐसे. तो एक तो मैंने अभी आपको दोबारा सम अप कर दूं, आउटलाइन का बताया. दूसरा मैंने बताया कि आपने इंट्रोडक्शन लिखना है. अब क्वेश्चन नहीं आता है कि हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे. तो उसको मैं अगर आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो अपने मैंने लास्ट बैच में एक उनको आउट इंट्रोडक्शन शेयर किया था. वो अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो कुछ बेहतर हो जाएगा आप सबके लिए भी मेरे ख्याल से. कहाँ पे है कि मेरा था, मे बी दिस वन था या क्लाइमेट चेंज था. सो लेट्स से ये भी मेरा मतलब ये देख लें आप, टेक्स्ट कल्चर पे मैंने कोई 2020 में ये बनाई थी. लास्ट ईयर कोई ऐसे आया हुआ था. तो आई जस्ट ऑप्टेड दिस हेडिंग टॉपिक. मतलब मैंने वो नहीं लेता था जो मैं कर चुका होता था. आई ऑलवेज यूज टू टेक टू ऑप्ट द स्टेटमेंट्स इवन इन एग्जाम के जो मैंने कभी नहीं किए होते थे, क्योंकि उसमें थोड़ा मुझे लिखने का भी मजा आता था और बोरियत फील नहीं होती थी. सो इस दफा एग्जाम में जो था वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन वगैरह वाला आया था, उसमें मैंने काफी प्रैक्टिस की हुई थी. But in exam, I didn't opt that, and I opted the emerging world order and threats and opportunities of Pakistan, जो CSS 2020 में आया था. सो मेरी थोड़ी सी उसमें इंटरेस्ट भी है ग्लोबल अफेयर्स में. सो अगर ये आप कोई रैंडम टॉपिक पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो आपने उस पे इस तरह जो है ना वो आउटलाइन बना लेनी है. ठीक है. अब आउटलाइन में हमने देखना है कि क्या है, मतलब कि आपकी हेडिंग है कि आपने बता दिया कि रियलिटी ऑफ टेक्स्ट कल्चर इन पाकिस्तान. सो मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन देखें, स्टैट्स वगैरह मैंने नहीं डाले हुए, मुझे बिल्कुल नहीं आते थे. तो आपने इसमें क्या किया कि ओनली अ लाइबिलिटी और अ बर्डन. ठीक है. टैक्सेस, द मनी गोज टू द करप्ट. ठीक है. सो द मनी गोज टू द करप्ट. टैक्स पेमेंट a laborious task. Why paying taxes, no pearls attached, and like you just make a generic outline. ठीक है. सो इसके बाद अगर हम आउट इंट्रोडक्शन का मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना है कि इंट्रोडक्शन में होता क्या. इसी तरह हमने सोल्यूशन दे देने हैं, इशू है उसके चैलेंजेस बता देंगे, डिफरेंट डायनामिक्स आपने कवर कर लेनी है. फिर जब आप इंट्रोडक्शन में जाते हैं तो मैंने जैसे ये आपको इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है. सो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर. So always remember ke the introduction, when you write an introduction, it is, in my point of view, it is a summary of your outline. So you will always start from very to the point statement. Like some arguments are existing in the market, you can start from a generic point of view and then you can narrow it down to your topic. So it can be used, it can be incorporated, बट आई ऑलवेज यूज टू द पॉइंट स्टार्ट. मतलब उसकी हेडिंग बिल्कुल रेलिवेंट और स्टेटमेंट भी रेलिवेंट. सो इफ यू फॉलो फॉरेन अफेयर्स एंड इकोनॉमिस्ट एंड अदर मैगजीन्स, सो यू विल फाइंड के जो हेडिंग्स होती हैं, मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस होता है यूजली, दैट इज क्वाइट इम्पैक्टफुल. और वो अगर आपने फोकस किया हो, कोर किया हो, वो बिल्कुल शॉर्ट सा होता है, प्रिसाइज सा होता है. अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, मतलब एक फॉरेन अफेयर्स का लेट से मैं आपको मैगजीन दिखाता हूँ और उसमें बताता हूँ कि इसको किस तरह करेंगे. सो लेट्स से ये एक मैगजीन है फॉरेन अफेयर्स का. ठीक है. लेट्स से द डिवाइडेड वर्ल्ड, द न्यू कोल्ड वॉर, ये आया हुआ है. ठीक है. अब ये देखें, इज द वर्ल्ड एंटरिंग अ न्यू कोल्ड वॉर? आवर आंसर इज यस एंड नो. सो ऑलवेज रिमेंबर एंड सी और फोकस ऑन दीज थिंग्स के मतलब द स्टार्ट इज रियली नाइस एंड टू द पॉइंट. अगर हम इसमें जाते हैं, द क्रेमलिन स्ट्रेन्स विक्ट्री, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा लेंथ है, जस्ट लीव इट. सो ये देखें, इट वाज अ मोमेंटस चॉइस. सही है. और अगर इनके एसेस पे चले जाएं आप, द लास्ट, इसके बाद एज ऑफ अमेरिकन फर्स्ट, यहाँ मैं वो फोकस कर रहा हूँ जो बिल्कुल स्टार्ट वाले हैं. ठीक है. ये देख लें, दिस इज द ईयर दैट डिजिटल करेंसीज वेंट मेन स्ट्रीम. सो द मिथ ऑफ रशियन डिक्लाइन. सो इफ यू जस्ट फोकस मोस्टली, मतलब आधे पे ज्यादा आपको नजर आएगा कि उन्होंने क्या किया हुआ है, शॉर्ट स्टार्ट लिया हुआ है, टू द पॉइंट स्टार्ट लिया हुआ है. सो यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि योर फर्स्ट सेंटेंस शुड बी टू द पॉइंट एंड वेरी प्रिसाइज और ब्रीफ होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन है कि promotion of text culture in Pakistan, perspective, prospects, and challenges. So text culture broad domain economy की. So we can start that Pakistan's economy is in crisis, or that is the end of your first statement. So it is impactful. It grabs readers' attention. ठीक है.
अगर आगे आप कंटिन्यू करेंगे, इट इज सीइंग द हार्डेस्ट हिस्ट्री, ठीक है। अगेन नेक्स्ट सेंटेंस इज स्मॉल, देयर आर मेनी रीजंस फॉर द pitfall in its economy, but the main reason is the failure of its taxation machinery to collect taxes. So again I'm narrowing down to the टॉपिक। सो आपने मतलब अगर जेनेरिक स्टार्ट करना है तो उसी डोमेन से स्टार्ट कर लें, इकोनॉमी से। मतलब ज्यादा डोमेन ना करते रहे। मतलब कई दफा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि पूरा पूरा पैराग्राफ, मोस्टली 6-7 स्टेटमेंट्स, वो इंट्रोडक्शन मतलब तमहीद बांधने में लग जाते हैं, देन दे कम टू द पॉइंट। सो इट इज नॉट सजेस्टेड इन द इंट्रोडक्शन। So tax culture in Pakistan is nearly non-existent. People do not pay their taxes, and tax evasion remains rampant for the people. Tax payment is only a burden and a laborious task. There lies in Pakistan a dearth of confidence in government. अच्छा ये देखें अब यहाँ पे क्या आ गया, ये मैं क्या बता रहा हूँ, करंट सिनेरियो। मतलब I am going to summarize my second heading, the reality of tax culture in Pakistan. Tax only liability, burden I mention it, and it goes to the corrupt, it is a laborious task. So all these points now I am, मतलब आप कहते हैं ना प्रो रहा हूँ मैं उसमें, मतलब एक पैराग्राफ में अपने। So people do not pay their taxes and tax evasion remains rampant, whatever it is. So there lies in Pakistan a dearth of confidence in government machinery. Moreover, incessant tax amnesties and plethora of corruption scandals Scandals have also added fuel to the fire in the practice of non-paying taxes. So for a country like Pakistan, promotion tax culture holds a significant importance. It can only help the country in achieving a target, but also improve. So, but whatever it is, if you just follow it, मैंने आप लोगों के साथ अपनी ये शेयर की हुई है essay 1 नोट वाली फाइल। मतलब ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट essays हैं और इनके सारे इंट्रोडक्शंस हैं, वो आप लोगों के साथ मैंने पहले ही शेयर कर दी हुई है, ठीक है। So just follow them and follow these points for outline and introduction making. इसके बाद एक और लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा, ऐसे मैं पसंद ये करूंगा कि उसमें होती है टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। अच्छा, क्वेश्चन काफी दफा ये करते हैं कि सर टाइप्स ऑफ ऐसे भी तो होते हैं, मतलब ठीक है होते होंगे। आई नेवर बॉदर्ड ऑन दीज थिंग्स के व्हाट इज दिस टाइप ऑफ ऐसे, आर्गुमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है। ऑलवेज टेक ऐसे इन वन पर्सपेक्टिव, मतलब जो मुझे समझ आ जाती है मैं लिख देता हूँ। आई एम नॉट ए राइटर, आई एम नॉट लाइक लैंग्वेज का मास्टर नहीं हूँ। सो आई एम जस्ट स्टूडेंट ऑफ CSS एस्पायरेंट, आई एम जस्ट CSS एस्पायरेंट, और मैंने इसको पास करना है। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन देखेंगे ऐसे की, तो इसमें लिखा होगा टाइप कुछ आपके, आपने टाइप्स फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ उसमें होगा आर्गुमेंटेटिव होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई उसमें होगा एक्सपोजिशन होगा, ठीक है। कोई नरेटिव होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि किसी को अगर नहीं पता ये चीजें क्या हैं, तो आप गूगल कर लें। गूगल मतलब सब चीजें गूगल पे आ जाएंगी। आपने गूगल से देख के पैराग्राफ क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, ठीक है। आपने उसमें से हर टाइप की फ्रेंड जितने भी हैं, आपको कैसे पता लगेगा कैसे हैं। आप ऐसे का पेपर ओपन करेंगे, ये भरी सी उसमें ये बॉक्स बनाया हुआ है, उसके अंदर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। जस्ट रीड दैट इंस्ट्रक्शन और ऑल द इंस्ट्रक्शंस and highlight the type of paragraphs they are asking, underline them and find their examples from the internet. So once you get the examples, what you need to do, so when you write the full length essay, for example this is economy and you have written an essay on economy, so let's say you will write that unsustainable economic growth, so increasing economy at the cost of environment. So if you need to write a descriptive paragraph on it, so how can you write it? So you can write it that descriptive and increasing economy at the cost of environment. So we can say कि इसमें डिस्क्रिप्शन हमने देनी है। फॉर एग्जांपल वी कैन से कि देयर इज अ फार्मर जो है वो अपनी फार्मिंग कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है अपना सॉइल। सो ही if he looks to get more yield or more crop productivity, so he will definitely go and then he will like he will exploit the soil, and उसमें से एक साल में 4 अगर crops लेता है, ठीक है, in order to get more profit and advantage. So at the end what will happen, the soil fertility will decrease and the soil will be damaged, okay. So next time if he comes back and for another reason, for another season, and he grows the crop again, so usko wo crop and productivity nahi milegi because the soil is now damaged. So at the end, in order to increase its productivity and in a broader goal to increase the economy of his home, of his house, he has damaged the environment. So that is a kind of descriptive paragraph. So there are different type of paragraphs. So I just recommend you कि आप different type of paragraphs को read करें, study करें, और जब आप अपनी आउटलाइन बना लेंगे, रैंडम आउटलाइन, सो अगर आपने एक आउटलाइन बना लिया, आप कहते हैं कि लेट्स से ये बुलेट नंबर 3 है, इसको मैंने एक्सपोजिटरी पैराग्राफ
सो इसके आप एक्सपोजिटरी पैराग्राफ लिखते हैं। अगर आप कहते हैं बुलेट नंबर 2 में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं। सो आई सजेस्ट यू कि यू हैव लैक ऑफ लाइक पॉजिटिव टाइम, स्कार्स टाइम है आपके पास, सो जस्ट प्रैक्टिस दीस थिंग्स वीकली। मतलब टाइप्स ऑफ पैराग्राफ आप डेली अगर एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो कोई भी उसके साथ एक टाइप ऑफ पैराग्राफ लिख लें, और इससे क्या होगा, आपके पास एक आइडियाज आते रहेंगे और यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस के यू कैन राइट योर एसे इन द एग्जाम। So these are my instructions for essay. Other than that, I do not have any kind of tips or like panacea for you. So you can follow anyone's instruction. You feel free to ask your queries, but I just evaluate my essays. जो कि students हैं और काफी ज़्यादा student है। Right now, I'm not going to start any session. जब मैं करूँगा आपको बता दूंगा, but like a lot of you are asking me for some, so I thought it should be convenient कि आप सबको मैं एक साथ ही बता दूं. So if you have now questions, you can ask. You have no question? No one has any question? किसी को समझ नहीं आया? सर मेरा एक क्वेश्चन है। समझ आ गया, थैंक यू। अच्छा, समझ आ गया। ओके, ऊपर से भी गुजर गया, सही बात है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताएं। सर हम मतलब ये टॉपिक तो हमने पढ़े हुए हैं, मतलब जेंडर इक्वलिटी हो गया जो, तो कोई सही। ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जिन पे हमने मतलब कोई हमारी नॉलेज ही नहीं होती ना, तो ठीक उसमें है। हम उसको पढ़ने के लिए कितना टाइम स्पेंड करें उस पे, मतलब उस टॉपिक को स्टडी करने के लिए। आउटलाइन तो हम बना लेंगे, ठीक है, सही है, यार पर अब मतलब अब आपके पास ना, आप इस स्टेज पे आ गए हैं कि आपके पास ना कुछ नॉलेज आ रहा है किसी के पास। यही मैं बता ठीक रहा है। हूँ कि आपके पास अब इतना नॉलेज होगा हर किसी टॉपिक पे। तो आप अगर ये प्रैक्टिस करते हैं ना 10 मिनट्स, आप उधर से स्टार्ट कर लें जो आपके टॉपिक्स आते हैं, और कोई एक्सपेरिमेंट कर लें, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ वीक कर लें कि आप वो वाला टॉपिक ले लें जो नहीं आता। मतलब ट्राई तो करें कि क्या आप लिख सकते हैं ना उस पर। तो दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस। मतलब ऐसे टॉपिक्स जिनको आपको कुछ भी नहीं आता है उस पर अगर आप कुछ लिख सकते हैं, सो दिस विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और आपको आइडिया हो जाएगा कि यार कुछ भी नहीं है, हम लिख सकते हैं इजीली। So if you ask me any topic, if you give me any topic, I will just spend 5-10 minutes on it, and I will come up with some idea. I will like some outline on it. So this should be your level right now. मतलब you will not be given time and space, और गूगल आपको नहीं मिल जाएगा वहां पे जाके कि आप ढूंढें, इस पे जाके ना रिसर्च करें। अभी मैंने जो आपको वन नोट फाइल आई थिंक दी है, उसमें मोस्टली सारे डोमेन्स पे आपके पास ना डाटा अवेलेबल है। बीट स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नेशनल कोहेजन, आईटी, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन, पॉपुलिज्म, इकोनॉमी, वुमेन गवर्नेंस, मतलब और इसमें कौन सी डोमेन बन जाएंगी। और जो करंट अफेयर आप साथ साथ कर रहे हैं तो सारा कुछ आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिल जाएगा। सो द थिंग इज दैट यू नीड टू प्रैक्टिस दिस नॉलेज। मतलब आपको पता हो कि आपको एक कॉन्फिडेंस हो कि ये कर सकते हैं। मतलब आपका ये जो क्वेश्चन सर है ना, ये वहां से निकल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि आपने नहीं ये प्रैक्टिस की। आप प्रैक्टिस करें, 1-2 वीक ये प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आई डोंट थिंक सो यू विल आस्क दिस क्वेश्चन अगेन। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, इंशाल्लाह। सर ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जान, आप सर मैं बाद में पूछूंगा, आप मेरे से वैसे ही करते रहते हो, बाकियों को जरा करने दो। सर मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, इट इज मोर ऑफ एज अ जी हेल्प। जी। सर देखें, बेसिकली हम जब ऐसे लिखते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन आंसर करते हैं किसी भी पेपर में, फॉर दैट वी नीड टू हैव एन आउटलाइन, और उस आउटलाइन को मतलब हम जॉट डाउन करते हैं, लिखते हैं। समटाइम्स कि हमारे पास काफी अच्छे मतलब वर्ड्स होते हैं, या फिर वी कैन से कि हम आउटलाइन लिख सकते हैं। एंड कभी कभार वी हैव दिस वेरी ऑर्डिनरी किस्म के अल्फाज होते हैं, हम लिख रहे होते हैं हम अपने आउटलाइन के। सो आप काइंड how to improve to write a very good outline structure for like answer या फिर ऐसे के लिए, क्योंकि इसके लिए ना आपके पास, आई अंडरस्टैंड, इसके लिए आपके पास एक वर्ड्स की ना वोकैबुलरी होनी चाहिए। मतलब आपके कोई ऐसे वर्ड्स होते होंगे जो आप काफी ज्यादा यूज करते होंगे, ठीक है। तो आपने अपनी सारी राइटिंग्स को ना एक दफा रिव्यू करना है, मोस्टली आउटलाइन को, और आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि वो कौन से वर्ड्स हैं जो आप मोस्टली यूज कर रहे हैं और अच्छे वर्ड्स हैं। फिर आपने उनकी एक अलहदा बुकलेट बना लेनी है। मतलब एक फैक्ट कहते हैं ना कि वर्ड लिस्ट बना लेनी है आपने। कुछ उसमें एडजेक्टिव्स डालने हैं, एडवर्ब्स डालने हैं, ठीक है, नाउन्स वर्ब्स वगैरह डालने हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको एक वर्ड बैंक मिल जाएगा आपका।
तो किसी भी आउटलाइन को लिखने से पहले प्रैक्टिस के तौर पे आप उसको सिर्फ रिवाइज कर लें, रिव्यू कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ये वर्ड्स यूज करने हैं। थैंक मैंने तो यही किया था, इसके अलावा पता नहीं क्या हो सकता है तरीका। सर इसके अलावा एक और मैं तरीका शेयर करूं। बताएं बताएं। सर मैंने सर एक टीचर से सर वो क्लासेस लिए थे, तो उनकी ये हम्म सजेशन थी कि आप ऐसे करें कि एक पैराग्राफ लिखें, सही है, उस पैराग्राफ में हम्म आप देखें कि जैसे हम लिखते हैं ऐसे में कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन, हम्म सही, तो आप उनकी जो फॉर्मल वर्ड्स होते हैं ना, सपोज सिनोनिम्स हो गए, हम्म थिसारस हो गए, आप वो सर्च करें, तो एक वर्ड पे पता नहीं कितने थिसारस आ जाते हैं हमारे पास, जिससे हम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास इफेक्ट आ गया, उसका एक थिसारस है रिपरकशंस, उसका एक हम्म इम्प्लीकेशंस, और इस तरह के हम वर्ड्स बना लें ताकि हमें आउटलाइन मेकिंग में आसानी हो जाए इस पे। अच्छा हो सकता है, लेकिन अगेन वो वही ना, आप देख लें आपके जो आप आइडेंटिफाई कर लें कौन से मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं। अगर वो आपको रिडंडेंट लगते हैं तो ये पॉइंट आपने अच्छा बताया, थिसारस मैं भूल गया था, स्किप कर गया था ये। तो थिसारस में से देख लें कि कौन सा उसकी जगह अच्छा वर्ड यूज हो सकता है। ठीक है, जी सर, थैंक यू सो मच। सही पॉइंट था आपका। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है। वालेकुम अस्सलाम। सर जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। आई कैन हियर यू। किसी का और का कोई क्वेश्चन? एक ही आपका क्या क्वेश्चन है? आई डोंट नो व्हाट इज योर फुल नेम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। I have जी some questions. आप कर लें पहले क्वेश्चन। सर मेरी कुछ queries हैं that are related to the other subjects, not particularly about the current affairs. So kindly let me know if I can drop some the text to you, or should I call you when you will be free? मुझे ना कॉल वैसे भूल जाता हूँ, मुझे आप टेक्स्ट में लिखते हैं, वॉइस नोट ना किया करें उसमें ना, फिर वो भूल जाता हूँ कि कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन होते हैं। आप एक टेक्स्ट लिखते हैं जो भी आपकी क्वेरीज है ना टेक्स्ट फॉर्म में, सो आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, तो वो कर दें आप, फिर मैं आपको बता और दूंगा व्हेन आई एम अवेलेबल, तो आपको अगर जरूरत होगी तो आई विल कॉल यू। sure sir. और सर secondly मेरे question है कि there are a lot of people who will be writing the same data and same stats and figures and same type of analysis, same knowledge. So how do you just stand out in the paper? Like which type of things that you should incorporate in the paper so as to differentiate your paper from others? So your answer, I think you could ask this question when I check your like answers, ठीक है? So मैंने ही आप सबको एक टॉपिक पढ़ाया है लेट्स से, और उसी के असाइनमेंट्स में चेक करूंगा. So there are multiple ways to give your information, to write your information. So I'm not saying that you need some out of the box idea or information or knowledge or solution. You should have the same thing, but the way you write does matter. Like अगर आपने एक मैप में elaborative मैप आपने डिटेल उसमें बता दी है instead of writing all the bullets, so it will give you more advantage. So as compare आपने अगर diversify अपने पेपर प्रेजेंटेशन को कर दिया, so this will like जो है ना वो सेपरेट करेगा आपके पेपर को. सो डाटा एनालिसिस सबके पास मोस्टली नियरली सेम होता है, जो एस्पायरेंट्स आ जाते हैं, एनालिसिस आ जाता है. सो द वे यू राइट इट एंड द वे यू प्रेजेंट इट इन योर पेपर डज मेक अ डिफरेंस. सो उसका अभी जब हम कुछ टेस्ट वगैरह एवेल्युएशन वगैरह देख लेंगे तो आपको इसका आंसर खुद ही मिल जाएगा. Okay, sir. Thank you. यस, राफिया. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि थीसिस स्टेटमेंट की वजह से मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ. कुछ लोग कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट डाल देनी चाहिए और कुछ कहते हैं नहीं डालनी चाहिए, बल्कि आपका पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट आपका स्टांस ही दे रहा होता है. तो सर क्या आपने क्या फॉलो किया था और क्या बेस्ट होगा फॉलो करना? अच्छा, मैं आपको अपना पहले एक्सपीरियंस बता देता हूँ. 2018 के जो एसए में ना मैंने नहीं लिखी ये थीसिस स्टेटमेंट, क्योंकि मतलब एस्पायरेंट्स एज एस्पायरेंट्स हमें जो है ना वो देखें कि जो गेम है सीएसएस की, अगेन इट इज अ रिस्की गेम. यू
have to like spend so much of your energy, time, investment, finances, whatever on this thing. So you care for every possible like aspect, हर nitty gritty पे focus करते हैं. So thesis statement is one of these nitty gritties. तो उसमें क्या होता है कि मतलब अगर हमने सुन लिया कि यार thesis statement होता है किसी से, वो अब हम ढूंढने लग जाते हैं thesis statement होता क्या है. फिर थीसिस स्टेटमेंट के नाम पे काफी चूरन बिक रहे होते हैं, तो फिर हम वो चूरन लेने लग जाते हैं. अब मेरा अपना अगर एनालिसिस इस पे अपना एक्सपीरियंस बताऊं मेरे कोलीग्स भी हैं साथ, तो मतलब एक पूरा सीएसए में 218 लोग अगर एक उसमें मैंने ये थोड़ा सा वो भी किया था, एक उनसे आइडिया लिया था. तो सम ऑफ देम रोड थीसिस स्टेटमेंट एंड सम ऑफ देम जो है उन्होंने नहीं लिखी. और मैंने 2018 में नहीं लिखी थी थीसिस स्टेटमेंट, आई गॉट 51 मार्क्स. इन दिस टाइम आई रोट थीसिस स्टेटमेंट, आई गॉट 42 मार्क्स. मतलब वो तो मैटर करता है, पास हो जाना दैट इज इनफ. तो द थिंग इज के यार मतलब आपने लाजमी नहीं है थीसिस स्टेटमेंट क्या है, आप उसको खुद ही बना के दे रहे हो कि यार मैंने ये लिखा है, अब मैंने ऐसे इसी के ऊपर घूमेगा, अब इससे बाहर नहीं जाएगा. आपने अपने आप को खुद ही कन्फाइन कर दिया पहले. तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप इंट्रोडक्शन अपने एक्सप्रेशन के ऊपर फॉलो करें ना, फोकस करें, मतलब अपनी राइटिंग के ऊपर फोकस करें. जिस तरह किसी ने मेंशन किया, अगर आप रिटर्डेंट वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट अच्छे वर्ड्स यूज कर लें. ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर कोई लिटरेरी टेस्ट ले आए, कोई डिवाइसेस लिटरेरी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, पैरेललिज्म को एस्टैब्लिश कर लें. ठीक है, आप ग्रामर मिस्टेक्स को अवॉइड कर लें, बजाय इसके कि आप पूरा अपना टाइम ये सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट में सोचने में लगा देंगे. ठीक है, तो काफी टाइम आपका वेस्ट होगा. सो एट द एंड आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप पेपर अगर प्रैक्टिस कर रही हैं, आपको समझ आ रही है कि जी इसका मतलब ये है, और शायद इंट्रोडक्शन या आउटलाइन से भी बेहतर मैं इसमें समझा सकती हूँ एग्जामिनर को कि जी मैं इस पे ये लिखना चाह रही हूँ, मतलब ये है, तो आप लिखते हैं. अदरवाइज अगर आप समझती हैं कि यार मेरी आउटलाइन इनफ है, सुटेबल है, सफिशिएंट है, और इंट्रोडक्शन इतना ज्यादा मैंने अच्छा लिख लिया हुआ है, मतलब ठीक है लिख लिया जो भी लिख लिया, तो मुझे क्या जरूरत है थीसिस स्टेटमेंट की. उसने हालांकि मेंशन कहीं नहीं किया थीसिस स्टेटमेंट आपने लिखनी है, नहीं कहा ना उसने. तो हम ये किसको फॉलो करते हैं, मतलब किसके इंग्लिश ऐसे में ये थीसिस स्टेटमेंट होती है. वो तो सिर्फ उन्होंने आउटलाइन मेंशन कर दिया कि यार चलो एग्जामिनर को थोड़ा पता लग जाएगा कि क्या लिखा है, मतलब इतने ज्यादा बच्चे होते हैं. हालांकि ऐसे तो आउटलाइन नहीं, ऐसे तो आपका स्टार्ट ही एक्सपोजिशन होता है ना, विदाउट हेडिंग होती है, कुछ भी नहीं हो रहा होता. उसमें कोटेशन की जगह आपने अपना लिखना होता है क्या चल रहा होता है. तो इसी तरह आप आउटलाइन अगर उसने कह दिया तो आप फर्दर उसमें अगर एग्जामिनर को थीसिस स्टेटमेंट लिख के अलग हेडिंग दे दोगे या इंट्रोडक्शन के अंदर अलग पैराग्राफ बता दोगे, तो आउटलाइन की सेंस खत्म हो जाती है. वो मैं तो मेरा एनालिसिस यही है. सो अगर इन केस इफ यू स्टिल नीड टू राइट, सो मेक इट सिंपल, मतलब डोंट मेक इट लुक लाइक वेरी टफ एंड ट्रबलसम, जस्ट वेरी सिंपल प्लेन वर्ड्स सो दैट आपका आइडिया इजीली कम्युनिकेट हो जाए. अनिका, व्हाट इज योर क्वेश्चन? राफिया, आपको आंसर मिल गया? आंसर मैंने यस दिया सर, नहीं है ना? यस सर. नहीं मिला होगा. नहीं सर, मुझे आंसर मिल गया है और काफी हद तक क्लियर होगी ये बात. लेकिन सर मैं जहाँ से जब इवेल्युएशन करा रही हूँ तो हमेशा मेरा थीसिस स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है, बाकी सब मेरा ठीक होता है, स्टांस होता है, लेकिन मेरे सेंटेंस पे कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क कर देते हैं कि भाई ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने ठीक नहीं बनाया या कुछ तरह से. हाँ ना, तो बाकी ये ऐसे देखिए वो ना, आ जाता है ठीक, ना. हाँ जाके मुझे इशू आता है तो फिर हाँ, तो यही देखे ना, आपका वीक पॉइंट आ गया ना, आपको पता लग गया कि यार मैं शुरू में कोई, मतलब आप थीसिस स्टेटमेंट के अंदर उसे चीज तो बाद में बताओगे, आपने उसे अपनी ग्रामर पहले ही एक्सपोज कर दी है, मतलब पहले दूसरी हेडिंग में आपने उसको दे दिया कि भाई पढ़ो पूरी मेरा ना पैराग्राफ छोटा सा. तो उसी के अंदर आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, उसमें से वो ढूंढ लेगा कोई चीज, तो आप तो पेनलाइज हो गए. तो ना लिखें, आप आउटलाइन लिख दें. आप जिसको एवोल्यूशन करानी है, आप कहीं मुझे थीसिस स्टेटमेंट लिखना मैं भूल गई थी, आप ऐसे चेक कर लें, ना दे नंबर आपको थीसिस स्टेटमेंट के जिसने भी देने हैं. ठीक है सर, मैं इस तरह से ट्राई अप करूंगी जी क्योंकि अनिका, थीसिस. ठीक है, थैंक यू सर. वेरी गुड. अनिका, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर वालेकुम सलाम. सर मेरा सेम क्वेश्चन था थीसिस स्टेटमेंट से रिलेटेड. मैं जहाँ से इवैल्यूएशन करवा रही थी मैं थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखती थी, लेकिन वो हमेशा मुझे क्वेश्चन मार्क बना के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग दे देते थे. तो तो वो मैंने है तो आपको ठीक है, सही है, कोई बात नहीं, और सर बाकी तो ठीक दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आउटलाइन में जब हम रिकमेंडेशंस देते हैं तो हमें रिकमेंडेशन सिर्फ एक वे फॉरवर्ड की हेडिंग देनी होती है या फिर हम है. रिकमेंडेशन नीचे पॉइंट्स बना सकते हैं उसके? बना सकते हैं पॉइंट्स. मैंने आपको अपना वन नोट ऐसे आउटलाइन वाला भेजा हुआ है, उसमें सारे आपको मिल जाएंगे टेम्पलेट्स, देख लें उसको.
एक नज़र। ठीक है सर, थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, जो इस आस में अब बैठ गए हैं कि उनकी वैल्यूएशन होगी, तो मेरी तो एनर्जी खत्म हो गई है, तो वैल्यूएशन अगर हम कल करें तो ज्यादा सुटेबल नहीं होगा? सर ये ठीक है। सर प्लीज आज ही कर दे। कौन कह रहा है? सर कल कर, बहुत हो गया। नहीं, किसने आज का किसने कहा है, बता दें जरा, मैं उसका जरा फिर अच्छी तरह से आज चेक करता हूँ काम। फिर रहने दे सर, कल ही कर ले। नहीं नहीं, मैं कर देता हूँ अभी। मुझे जरा सारा, मैं जरा उठाऊंगा सारी चीजें, मैं तो नहीं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। सो टुडे आई एम लाइक लॉट टायर्ड, काफी सर जो है ऐसा वो थक गई हूँ मैं बोल बोल के। सॉरी, मैंने कहा सर ऐसे तो आपसे डरा रहे हैं, आप जैसे आपके लिए कन्वीनियंट हो सर। नहीं नहीं, मैं डरा नहीं रहा। सो मतलब काफी ज्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है बोल बोल के, तो सही तरह नहीं हो सकेगी। तो कल हम कर लेंगे। सो वी हैव दिस होल वीक, इसलिए एक टेस्ट होता है, मतलब आपके आहिस्ता आहिस्ता सारे हो जाएंगे कवर, और फिर दोबारा टेस्ट आ जाएगा। सो नॉट एन इशू। कल जिन्होंने पहले इस टाइम से भेज दी हुई है वो पहले उनका मैं चेक करूंगा उसी ऑर्डर में। ये नहीं कर सकता कि किसी का पहले रिक्वेस्ट पे कर दूं या बाद में, उसी ऑर्डर को मैं फॉलो करता हूँ। तो कल मैं क्लास के बाद शुरू कर दूंगा। अगर इफ आई हैव टाइम बिफोर क्लास तो मैं मैसेज कर दूंगा, इफ एनीवन इज अवेलेबल वो आ सकता है। बट अगर कोई नहीं होगा तो उसकी मतलब रिकॉर्डिंग उसकी जिस तरह अभी मैं बता रहा हूँ हाईलाइट करके रिकॉर्ड कर दूंगा, तो आप रिकॉर्डिंग से जाके देख सकते हैं। सो अगर आपने अपनी फाइल को नाम दिया होगा तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा निकालना, बजाय इसके फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे किसी की आपने चेक करनी है असाइनमेंट, तो ये जिस तरह नाम है वैना नाम सब मशीन नबीरा, जिसके टेस्ट वन है तो नहीं पता लगेगा किसका है, न्यू डॉक्यूमेंट नहीं पता लगेगा। तो इफ यू जस्ट नेम योर नेक्स्ट टाइम, इफ यू जस्ट नेम योर टेस्ट विद योर नेम, तो ज्यादा इजी हो जाएगा उसको आइडेंटिफाई करना आप लोगों के लिए। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, एंड if you have more question don't ask me, I will answer your queries tomorrow now. So that's it for today. Hafiz. और थैंक यू Kamur, सर। if you have question, you आपने हैंड रेज किया हुआ था। जी सर, मुझे एक क्वेश्चन ये था कि कुछ स्टूडेंट्स जिनने जो है ना 2 क्यूरीज दी थी, बहुत अच्छी दी थी, क्योंकि मैंने 2018 में, मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपना पीएमएस तो हमारे पास अभी हुआ है, पहले प्रोविंशियल सर्विस कमीशन होता था, तो 50 मार्क्स का ऐसे होता था, तो उसमें से मेरे 32 थे, हाईएस्ट ही मेरे थे वहाँ पे ना, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर सका। तो उसमें मैंने इन बच्चों ने 2 चीज़ें बहुत अच्छी डिस्कस की जो मुझे समझ में आई ना, कि एक तो उन्होंने कहा कि सर डिफरेंट किस तरह से करें ना, तो एक डिफरेंट करने के चक्कर में भी बच्चे ऐसे में फेल हो जाते हैं कि कुछ पॉइंट्स अपनी आउटलाइन से भी हट जाते हैं, कि भाई वो कुछ अच्छा लिख दें, उनको बाद में आउटलाइन से हट के कोई पॉइंट याद आ रहे होते हैं तो उन पे चले जाते हैं। तो वो एग्जामिनर ढूंढ रहा होता है कि ये अपने स्टान से कहाँ हट रहा है, भले ही अच्छा पॉइंट है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको चीज़ जहन में आ रही होती है, बच्चा उस चीज़ को यानी अपने स्टांस को छोड़ जाता है। तो एक डिफरेंट करने के लिए, क्योंकि एक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होंगे, और जैसे आप बता रहे थे कि देखें तकरीबन जो है आपको 60% बता रहे थे, तो तकरीबन ये सेम ही होता है, सबके लिए सेम होगा। व्यूज होंगे, एक साइकोलॉजिकल जो आइडियाज होंगे वो हर इंसान के चेंज होते हैं, तो अपने एंगल से डिफाइन कर रहा होगा उसको। तो ये जो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया ना कि सर हम डिफरेंट किस तरह से करें, एक तो मेरे हिसाब से तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है इस समय, ये डिफरेंट करने के चक्कर में बच्चे अपने थीसिस स्टेटमेंट से हट जाते हैं, स्टांस को छोड़ जाते हैं, और एग्जामिनर आखिर तक ढूंढ रहा होता है कि अपने स्टांस को कहाँ छोड़ रहा है। तो एक तो ये था कि, और दूसरा ये था कि एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया था कि सर हम जो है ये थीसिस स्टेटमेंट को मेंशन करना या आउटलाइन, इसमें तो आई थिंक बच्चा अपनी हेल्प खुद कर रहा होता है एक जो है अच्छा ऐसे लिखने में ड्यूरिंग द पेपर, क्योंकि ये होता है कि एग्जामिनर को तो पता है अगर अच्छा ऐसे आप राइट कर सकते हैं तो विदाउट आप जैसे बता रहे थे कि भाई आप इंट्रो आउटलाइन बनाएं अपनी और उसके मुताबिक चलते जाएं, अगर मेंशन नहीं भी करें तो डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट करें, लेकिन आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप फिर जो है ना इस लेवल से जाते रहें कि पहले आप जो है
एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर उसकी जो है ना स्ट्रक्चर दे रहे हैं, फिर उसको आखिर में कंक्लूजन तक लेके जा रहे हैं, तो वो एग्जामिनर तो समझ जाता है। जी सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो तैमूर, आपने बात कंप्लीट कर दी अपनी? जी जी जी। जी, तो समझ आ गई बाकियों की तैमूर की बात। तैमूर, आपने क्या कहा था कि जो मतलब आउट इसमें करने की कोशिश करता है तो मोस्टली वो अपने लिए भी काम खराब कर रहा होता है। सो एट द एंड इट इज यू दैट विल मैटर इन द एग्जाम। डोंट थिंक डिफरेंटली। सिंपल चीजें लिख के भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, और जी अच्छे बिल्कुल। नंबर आते ही सिंपल चीजें लिख के हैं, ठीक है। आप हाँ एग्जामिनर को बिल्कुल। ये ना समझें कि वो जो है उसको आप कोई ऐसी चीज दे देंगे। मतलब एग्जामिनर नोज एवरीथिंग कि क्या मसले हैं, क्या सोल्यूशन है। सो आप वही चीज लिखते हैं। सो इट इज ऑल्सो योर टेस्ट कि आप कितनी चीजों को सिंपल और इजी अंडरस्टैंडेबल वे में लेके जाएंगे। क्योंकि व्हेन यू कम टू CSS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और एनी काइंड ऑफ सर्विस, so your communication matters. So you need to communicate in easy understandable way. So don't think to oversmart, to become oversmart with the examiner or with yourself. In that case you will consume your energy and efforts, and you will find yourself stressful and stressed at the end of the day. So this is, I think, the last advice, and that's it for today for all of you. दूसरा So एक पॉइंट और मैं स्टूडेंट से भी आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। रजियाब जी साहब का एक पॉइंट था कि जैसे hmm, आपने बताया ना, वो भी यही कहते हैं कि आपने जो है ना एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं करना, आपने जस्ट अपना ऐसे पास करना है। yeah, that is the तो case. और आपने ऐसा लिखना है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा हो तो आपके लफ्जों को समझने के लिए उसको आपकी जरूरत नहीं पड़े। क्लियरेंस इस तरह से होनी चाहिए। तो hmm, ये यहाँ पे एक जो है ना इनफ है ये चीज ऐसे में hmm, अच्छा ऐसे लिखने के बिल्कुल। लिए। यस, दैट इज व्हाट, मतलब यही चीज अगर हम फॉलो कर ले तो 40 मार्क्स के लिए इनफ है। गेम ही जी इससे जी। आगे नहीं खेलते हैं हम, वो बाकियों में खेलते हैं। इसमें 40 नंबर मिल जाए, इनफ। So that's it for today, I think. And tomorrow we will talk on this foreign policy of Pakistan. I think that topic will be more interested. इस इकोनॉमी वाले से, और बाकी सारे इकोनॉमी मतलब अच्छे टॉपिक्स आएंगे। इकोनॉमी वाला था थोड़ा सा बोरिंग, वो आप सबको लगा। नेक्स्ट यू विल फाइंड इट इजी एंड इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाफिज।